दूसरी चीज अब ये है कि हम लोग कुछ जनरल क्वेरी बात करेंगे, उससे पहले ये आपके पास जो एलपी का फुल फाउंडेशन बैच, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब मिला के, यानी सीबीटी वन और सारा ट्रेड, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, डीजल मैकेनिक हो, हम टर्नर हो, कोई भी ट्रेड हो, ये पूरा बैच ईद और अक्षय तृतीया पर आपको मात्र 499 में मिल रहा है। और आप जब ऑफलाइन में जाएंगे तो आपको इसका रेट पता ही होता है कि कितना चलता है, कोई 10,000, 15,000, 5,000 कुछ भी लेता है। इसके अलावा ऑनलाइन में भी लोगों के कई सारे फीस है, लेकिन ये आपको जबरदस्त फैकल्टी, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ कंप्लीट मात्र 499 में मिल रहा है। नीचे आपको नंबर मिल रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, या एमडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सब कुछ जानकारी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब चलिए आते हैं बच्चों की जनरल कैरी पे। सबसे पहले तो ये कमेंट करके बता दो भाई कि कितना ऐसा बच्चा है जो एएलपी की तैयारी करने वाला, सबके कमेंट बॉक्स में ऐसा आने चाहिए कि हम एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी 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 कमेंट आना चाहिए। अब इसमें सर ये भी कमेंट करा लेते हैं कि ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन लेने वाले कितने बच्चे हैं, उनके भी कमेंट होने चाहिए कि भाई हम इलेक्ट्रीशियन ले रहे होंगे। और अब जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम इलेक्ट्रीशियन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, सबसे पहले सर बच्चों की क्वेरी यही होती है कि ये ट्रेड जो इलेक्ट्रीशियन है ये कौन सा बच्चा ले सकता है, 12th वाला बच्चा कि नहीं, उसने ये अलग कोई अलग से बीटेक करा हो या आईटीआई करा हो या डिप्लोमा करा हो, वो वाला बच्चा, ये बड़ी क्वेरी है। कौन सा बच्चा इलेक्ट्रीशियन के लिए एलिजिबल है? देखिए, इसके लिए मैं इतना कहूँगा, कई सारी कुछ बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी बीटेक किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आईटीआई किया हुआ है। तो जिस बच्चे ने आईटीआई कर रखा है, जो बच्चे आईटीआई करते हैं तो वो अलग अलग ट्रेड से करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा श्याम है जिसने आईटीआई में फिटर ट्रेड ली है, तो फिटर ट्रेड वाला बच्चा इस इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो फिर फिटर की जॉब के लिए जाएगा। ठीक है, क्योंकि आईटीआई 12th पास तक होती है तो वो उनका सिलेबस स्मॉल होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लीजिए है, उसने जेई कर रखा है, तो जेई उसने किया होगा इलेक्ट्रिकल से, तो वो इलेक्ट्रीशियन के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। ठीक है, वो वायरमैन के लिए भी एलिजिबल है। अगर लेकिन अगर कोई बच्चा बीटेक होल्डर है तो वो भी बच्चा आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए एलिजिबल है। लेकिन जिस बच्चे ने आईटीआई कर रखा है तो वो जिस ट्रेड से करेगा उसी ट्रेड से अपना एग्जाम देगा। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये भी बतानी है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन से, दूसरा स्टूडेंट है उसने आईटीआई किया हुआ है फॉर एग्जांपल वायरमैन से, और तीसरा स्टूडेंट है उसने आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के। तो जब कोई आप एग्जाम का पेपर देने जाएंगे, तो जब आप एग्जाम फिल कर रहे होंगे तो आप अपनी स्पेसिफिक ट्रेड डालेंगे। लेकिन इन तीनों ट्रेडों का जो सिलेबस है लगभग ये देखा गया है सर मेरे अपने एक्सपीरियंस से, वो 60 से 70% इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का तो 80-90% सेम है, 10% का सिर्फ डिफरेंस है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो सिलेबस है वो आपका इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से लगभग बिल्कुल मिलता जुलता है, वो 60% है, 60 से 70%। बाकी जो 30% है वो अलग है, उसको हम लोग अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मतलब अगर हम लोग इसको सीधी भाषा में समझे तो अगर हमने 12th में पीसीएम करा है तो हम इलेक्ट्रीशियन ले सकते जी हैं, जी बिल्कुल। और हमने अगर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है इसके समकक्ष वाले में करा होगा तो हम हाँ, ले तो सकते हैं, ले सकते हैं, और अगर हमने बीटेक करा है तो हम इलेक्ट्रीशियन बिल्कुल ले ले सकते हैं। सकते हैं। ठीक है, या अगर हमने डिप्लोमा किया है तो भी या हम ले सकते हैं। डिप्लोमा किया तो भी ठीक ले है, सकते हैं। जिस बच्चे ने डिप्लोमा अगर किया है हम्म, तो वो फिटर नहीं ले सकता है, क्योंकि अच्छा फिटर मैकेनिकल की ट्रेड है। अच्छा, तो वो फिर मैकेनिकल से अगर उसने किया है डिप्लोमा तो ले सकता है, ठीक लेकिन है, वो इलेक्ट्रीशियन के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो बच्चों की जो जनरल क्वेरी है कि भाई हमने ये करा तो हम ले सकते नहीं ले सकते, आपको समझ में आ जाएगा जब आप क्लासेस करेंगे। जैसे फुल फाउंडेशन, सर की पहली क्लास इसी चीज के ऊपर थी कि किसको हम कैसे कैसे डिवाइड कर रहे होंगे। और फुल फाउंडेशन का फायदा भी यही है कि अगर देखो आपको पता है कुछ ऐसे चीजें जो मैकेनिकल में भी हो इलेक्ट्रीशियन में भी है, आपको दोनों को मिला के उस चीज को कंप्लीट करना पड़ेगा, और इसके लिए ही आपके पास ऐसा है कि आप फिटर वाला भी लेंगे, इसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, फुल फाउंडेशन बैच जो कि मात्र 499 में आपको मिलेगा। अब दूसरी चीज आती है कि देखिए आपको मैथ्स की हजारों बुक मार्केट में मिलेंगी, रीजनिंग की हजारों मिलेंगे, लेकिन टेक्निकल में ये होता है ना कि वैरायटीज बड़ी कम होती हैं, यहां पर चीजें कम मिलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स मार्केट में है जो कि आपके पास कंपाइलर है, जैसे हम ऑथर नहीं बोलेंगे, वो कंपाइलर है, वो 10 किताबें लेके उसको कंपाइल कर देंगे और कहेंगे भाई ये लो आपके पास एएलपी की सबसे अच्छी किताब। तो बुक्स कौन सी लेनी चाहिए बच्चों को, इसके लिए बच्चा बड़ा कमेंट आए हैं बच्चों के। देखिए, बुक्स की अगर बात करें तो बुक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बुक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमें उससे कुछ सीखना होता है। वो सीखते क्यों है? वो सीखते हैं, अभी आप जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो दो तरह से किताबें पढ़ता है। एक पढ़ी जाती है कुछ सीखने के लिए, और एक पढ़ी जाती है एग्जाम को निकालने के लिए। हम यहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है नौकरी आपके हाथ में रखना।
ना कि आपको कोई डिग्री प्रोवाइड करना। तो इसके लिए हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो, जो ऐसा एग्जाम मेरा रिलेवेंट मानना हो। है। ऐसा मेरा मानना है कि आप अगर किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एएलपी से रिलेटेड चीजों को ही ध्यान में रखें। एएलपी सुबह सुने, एएलपी रात को सोए, एएलपी से रिलेटेड क्वेश्चन करें। हाँ। अब होता क्या है, बुक्स अगर मैं बात करूं, थ्योरीज की बात करते हैं तो अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग थ्योरी के नाम पे बुक्स आती है। तो जो ऑथर क्या करते हैं, उनका मेन टारगेट पब्लिशर का ये होता है, वो अपनी जगह राइट है, सही है, उनका मेन टारगेट होता है कि वो ऐसी बुक बनाए जो अलग अलग एग्जाम के लिए अलग बहुत सारे एग्जाम को कवर कर ले, मतलब एक बुक मल्टीपल्स एग्जाम को कवर कर ले। सही तो बात। इसके लिए वो क्या करते हैं, सपोज एएलपी का उन्होंने ले लिया 50% सिलेबस, और किसी और एग्जाम का मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम है यूपीपीसीएल, इसके लिए जो सिलेबस इंपॉर्टेंट है वो ले लिया, मिला दिया फिर इसको। किसी दूसरे का ले लिया और सबका हाँ। मिला के बना दिया। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, जो बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है, उसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कंटेंट बहुत मोटा हो जाता है। अरे इतनी मोटी बुक कैसे मैं पढ़ूंगा, सही बात है। जबकि प्रॉब्लम ये है कि ये सारा आपके लिए तो है ही नहीं, ये तो सारा आपके लिए है ही नहीं, आपको सिर्फ इसका जो मेन पार्ट है वो पढ़ता है। और एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पूरे जो भी किताबों में पढ़ा हुआ है, जो इधर पढ़ा हुआ है उधर पढ़ा, उसमें से मेन चीज निकाल के आपके बच्चों हाथ में रख दी जाए, सही उसे बात। आप पढ़िए, उसके द्वारा आपको एग्जाम निकालना है। वो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, वो आपको जब कोई स्किल्ड टीचर या एक्सपर्ट समझाएगा तभी आपको मिलेगा। ठीक तो है। इसके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन ये भी कि अभी आप देखो आपको ये बात पता है कि भाई एएलपी के पेपर्स कम हुए हैं अभी, मुश्किल से 2000 शायद 8 हाँ, में हुए थे, 2004 से या 4 में हुए थे, 2008 और 14 में हुए, 18 में हुए, इस तरीके से एलपी पड़ेगी। एक तो आपको उसके क्वेश्चन थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी और भी हैं, वो आपको सर ऑलरेडी अपने सेशन में बताते रहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो आपको किताब अभी लेने की आवश्यकता नहीं है। किताब हम लोग हो सकता है कोशिश करेंगे तो पेपर के समय आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेशन या नहीं, कुछ भी। उसके लिए प्रैक्टिस सीट्स अवेलेबल है। हाँ, जैसे उसके लिए हम लोग सीट यहाँ दे पर रहे हैं। ये है, देखिए जो आपके टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो टेक्निकल में बस इतना ही कहूंगा कि टेक्निकल के लिए देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। जैसे काफी बच्चों के अंदर ये दिमाग चलता, माइंड में चलता है कि सर मैं 2-3 हजार क्वेश्चन लगा लूं, डेली 100 क्वेश्चन लगा लूं, 500 क्वेश्चन लगा लूं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है बाबू। यहाँ पे क्या है, अगर जनरेटर की बात होगी या मशीन की बात होगी, तो ये सब कॉन्सेप्चुअल हैं, लॉज हैं, वो लॉज कभी चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे जो थ्योरी आपको बता दी जाएगी, जो क्वेश्चन बता दिया जाएगा कि भाई किसी बल्ब का अगर फिलामेंट का रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला है सिंपल, P बराबर I²R, वहां से आप निकाल लेंगे, वो चेंज नहीं होना है। जीएस या अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो उनके साथ प्रॉब्लम होता है हर डे टू डे, कभी गवर्नर चेंज हो गए, तो कभी कोई माउंट एवरेस्ट बड़ा उस पे चढ़ गया, तो बार बार चेंज होते हैं। इसलिए आपको वहां पे बहुत सारा प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस करना पड़ता है। यहाँ पे हमें एक पैटर्न होता है एग्जाम का। टेक्निकल का मतलब ही होता है टेक्निक, टेक्निक का मतलब होता है जो एक पैटर्न हो, जो एक लॉजिक हो, उस लॉजिक पे आपको चलना है। तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं प्रैक्टिस पे ही हमें आगे सॉल्व करना है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट वगैरह है, तो वहां पे कुछ शॉट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, आपको स्ट्रेट ड्राइव जानी है या आपको पुल करना है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी होंगे, तो वो टेक्निक फॉलो होनी है। अगर आपकी टेक्निक सही है तो आपको बहुत क्वेश्चंस नहीं लगाने, कोई भी क्वेश्चन वो सॉल्व हो बस जाएगा। कंसेप्ट एकदम क्लियर होने बिल्कुल चाहिए सर। आदमी के। तो आपको देखो बेसिकली बुक्स लेने की अभी आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने ये बैच खोल रखा है, ये एएलपी का फुल है सर की, आप इलेक्ट्रीशियन की जो है क्लासेस देख सकते हैं। इतनी सारी क्लासेस हुई है, अभी बहुत ज्यादा भी नहीं हुई है। आप अगर बैचेज अभी ज्वाइन करेंगे तो आप सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल होंगी, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें बड़ा सही चीज भी है कि ऑनलाइन में यही सबसे बड़ा फायदा कि अगर हम 20 दिन बाद भी आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान नहीं होना, हम आराम से रिवीजन कर सकते हैं, हर चीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं और सारी चीजें हम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको बैचेज में वर्कशीट भी दे देते हैं। इससे क्या होगा कि आपने वो चैप्टर पढ़ा, अब चैप्टर की आपके पास वर्कशीट देखने को मिल जाएगी, तो आपकी एक तो तैयारी अच्छी हो जाएगी और दूसरा ये चीज होगा कि आपने वर्कशीट जब देख लिया तो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया होगी। जैसे मैं आपको एक वर्कशीट दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो आप वर्कशीट देखोगे, वर्कशीट किस तरह के हम लोग यहाँ पर दे रहा हूँ, ये सारे बैचेज में होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एलपी मिल रहा है या सिर्फ इसमें मिलता है, ये सारे बैचेज में होगा। अब ये तो आपको बैकएंड थोड़ा सा नहीं चल रहा, ये चल गया, चलिए ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने नॉर्मल कोई भी वर्कशीट देखी, अब आप खुद ही देख लीजिए कि ये वर्कशीट हमने खोल दी है। जब बच्चा डाउनलोड करता है तो उसको वर्कशीट इस तरीके की देखने को मिलती है, क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपके पास उसका जो आंसर की हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रीशियन में भी वर्कशीट देखने को मिल जाएगी। तो जितना भी आपके पास दिक्कत है ना, वो वर्कशीट से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी मेन टारगेट रहेगा कि हम आपको टॉप 100, टॉप 50 या टॉप
जैसे कोई एग्जाम होता है, मान लीजिए वहां पे टेट के 100 क्वेश्चन आते हैं, तो जब एग्जामिनर बनाता है तो वो कोशिश करता है कि बेस्ट में से बेस्ट क्वेश्चन दे। तो होता ये है, कुछ टॉप ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम बार बार करेंगे। तो आपको कभी भी कोई एग्जाम देने जाएंगे तो जो यहाँ पे वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, तो कोशिश ये की जाएगी कि उस वर्कशीट में वो क्वेश्चंस डाले जाएं जो बहुत ज्यादा बार रिपीटेड है। ठीक है, जिससे प्रैक्टिस अच्छी हो बिल्कुल पाए। बिल्कुल। देखिए अब तो ये आपको समझ में आ गया कि बुक से क्या चाहिए होगा और आप इलेक्ट्रीशियन ले सकते कि नहीं ले सकते। अब दिक्कत आ गई सर, हमने बैच जो ज्वाइन कर लिया, अब खत्म कितने दिनों में ये बैच होगा और हमें इसके बाद प्रैक्टिस मिलेगा, रिवीजन मिलेगा, क्या मिलेगा? तो बैच को सर अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ बैच को सर ले रहे, जी। और अब खत्म कितना होगा वो चीज जरा जानते हो, ताकि हम ये चीज समझ पाएंगे कि पेपर अगर हमारे पास मान लीजिए जुलाई अगस्त में इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है तो हम प्रिपेयर है कि नहीं प्रिपेयर है, वो चीजें जरूर समझेंगे। देखिए, अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो ऐसा तो मैं कहना सही नहीं होगा वैसे तो, लेकिन बोलना पड़ेगा, कुछ सख्त चीजें बोली जाती हैं। जैसे काफी लोग ये दावा कर देते हैं कि हम पूरे इलेक्ट्रिशियन को 1 मंथ में पढ़ा देंगे। बिल्कुल वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिशियन जो सब्जेक्ट है, आपको एक टाइटल दिया जाएगा इंजीनियर का, वो एक बड़ा टाइटल है, उसको समझने के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी। तो जो ड्यूरेशन की बात करूं मैं, इसमें काफी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, अल्टरनेटिंग करंट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, जनरेटर है, पावर ट्रांसफार्मर है, मोटर है, इन सभी के प्रिंसिपल्स को पढ़ना होगा और हमें डीप नॉलेज चाहिए होगी, ताकि एग्जाम में जहां जितना टाइम आप क्लास में मेहनत करेंगे, जितना टाइम आप यहाँ पे देंगे, एग्जाम में आपको उतना ही कम टाइम देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जनरली इसकी जो टाइम जाएगा, अभी आई थिंक मार्च में स्टार्ट हुआ है, तो अप्रैल मई जून जुलाई के मिड तक तो ये जाना ही जाना है। जुलाई के मिड मतलब ये है, देखिए 3 से 4 महीने अगर हम किसी चीज को नहीं देंगे तो आपको पता है कि वो ना तो वो कुछ भी हो आपके पास खत्म नहीं होने वाला, और इसमें आपके पास सभी लाइव क्लासेस हो रही होंगी ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाइए। तो जुलाई के मिड खत्म कर देंगे पूरा का पूरा बिल्कुल बैच, बिल्कुल। और वर्कशीट उसके बाद फिर वर्कशीट का सोल्यूशन शुरू हो जाएगा। वर्कशीट का सोल्यूशन शुरू हो गया, लेकिन उसके साथ ही क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसके तो साथ में और भी मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एएलपी के लिए ही होता है। ठीक है, जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं या सीखते हैं तो वो लाइफ के हर जगह आपको काम आएगी, अगर आप उसका अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ की बात करूँ तो जो भी इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस है, वो ऑलमोस्ट जो भी हमारी आरआरबी एएलपी का सिलेबस बनाती है टेक्नीशियन के लिए या फिर एएलपी के लिए, वो लगभग लगभग जो सिलेबस है वो यूपी टीजी2 की वैकेंसी जो आती है, भेल की बात करें, एचएल की बात करें, या अदर पीएसयूज की बात करें, जैसे कि आपका पीएसयूज में फॉर एग्जांपल आपका कोई भी महारत्ना या नवरत्ना कंपनी हो गई, आपका कोल हो गया, सीआईएल हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, तो वहां पर भी टेक्नीशियंस की पोस्ट आती हैं। या फिर यूपी पीसीएल में, या कोई भी स्टेट है जैसे पंजाब है, मतलब अगर हम बिहार सर है, इसको वहां पर आसान भी भाषा में बोले, बिल्कुल देखिए वो बात बिल्कुल सही है जो बड़े वहां बूढ़े कवर कहते हैं ना होता कि है। पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती है। जी तो ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं अगर मैं ये पढ़ूंगा तो एएलपी ही निकालूंगा चाहे कुछ भी हो जाएगा। आपके पास इससे कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जी कि आपने पूरा सिलेबस सही से पढ़ा, यूपी पीएसएल टीजी2 आ गया वो कर दीजिए, भेल आ गया, आपके बिल्कुल। एचएएल आ गया, पीएसयू कई सारे हो गए, तो आप और वो भी चीजें कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है, देखिए जो आरआरबी की वैकेंसी एएलपी की आती है वो 4 साल में देखा गया 4 या 5 साल में गैप में आती है। एक या दो बार ही एक बार मतलब आती है, मतलब 8 साल की ड्यूरेशन में 2 या 3 बार ही आती है। लेकिन लेकिन मैं लेकिन 3 बार बोल रहा हूँ, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो सिलेबस कवर किया जाएगा वो एलपी के लिए तो हो रहा है कवर, साथ ही यूपी पीसीएल, ये जो लिखा हुआ है यूपी पीसीएल है या भेल है, ये ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी गवर्नमेंट की, जो जहां पर आपको बार बार वैकेंसीज आती हैं हर साल में, या 1.5 साल या 2 साल और के अंदर बार बार वैकेंसी रिपीट होती है, और बहुत अच्छी सैलरी और अच्छी पोस्ट है। और देखिए जैसे ये भी है ना कि जो मैक्सिमम बच्चों, अभी आप देखिए जादूगरी जो सर को कहा जा रहा है कि जादूगर अरे है सर, सर, वो अभी तो आप वो बच्चों भी की क्वेश्चन देखेंगे सर का कि क्या क्या चीजें हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज जो हमें भी लगती है ये चीज कि होता क्या, जब हम बीटेक करे होते या डिप्लोमा करा, जब हम आईटीआई कर लेते तो हमें क्या लगता है यार ये बड़ा कठिन हो गया, अब कौन जाए इसको दोबारा पढ़ने, इलेक्ट्रीशियन पढ़ने, किताबों में इतने बड़े बड़े फॉर्मूले सोल्यूशन दे रखे, तो हम उसके चक्कर छोड़ के हम आ जाते हैं लेखपाल की तैयारी करना शुरू कर देंगे। इस हम आ जाएंगे कि हमने दरोगा के इसके शुरू कर बारे दी। में मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, देखिए अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है टेक्निकल की, तो टेक्निकल की वैकेंसी आई है तो उसको एग्जाम देने वाला सिर्फ वही बच्चा होगा जिसके पास डिग्री होगी
टेक्निकल टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, लेकिन हम इसको छोड़कर अगर तैयारी करने जा रहे हैं लेखपाल की, तो वो सारे बच्चे दे रहे हैं जो टेक्निकल वाले हैं। इसके साथ ही और भी जो बीए जिन्होंने कर जिनकी रखा संख्या है, बीएससी काफी कर रहे ज्यादा हैं, है। वहां पे सर कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, जबकि यहाँ पे कंपटीशन लेवल सिर्फ लिमिटेड है, ये एक सबसेट और हो आपने जाता है। जब एम वही बनाया है टेक्निकल, जब आप बिल्कुल, उस फील्ड में जब काम करेंगे तो मजा अलग आपको मिलेगा फिर। उसका सर अलग मजा है। अलग मजा ठीक है, होता है। वो आप जब जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे कि क्या हाँ। ट्रांसफार्मर होता है, क्या जनरेटर होता है, कैसे वर्क होता है, उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। हम्म। ओके, तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन देखिएगा काफी बच्चों सिर्फ। के सर कमेंट्स आ रहे हैं, वो हम लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। हाँ। तो काफी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मैंने काफी टाइम से को आईटीआई के बारे में तैयारी नहीं की है, क्या मुझे पुरानी चीजें याद रहेंगी? हाँ। तो देखिए, इसके लिए ये नहीं कहना है, देखिए बस इतना कहूंगा, जैसे कि आपने एक रामायण में सीन देखा होगा, हनुमान जी के पास शक्ति थी, बस उनको याद दिलाना पड़ता था। नहीं तो सर मैं यहाँ सही पे बात। जामुन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, देश का हर बच्चा हनुमान जरूर है। हनुमान ठीक जी है, और उसके अंदर ज्ञान जरूर है, बस उसको निखारने की कोशिश की जा आवश्यकता है। रही है आपके थ्रू, इस पूरे प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो मैं यही कहूंगा, आपने जो ज्ञान लिया था कभी वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसको बिल्कुल निखार दिया जाएगा, आपको सब चीज याद आ जाएंगी, उसकी गारंटी हमारी है। ओके, बस आपको पूरा सेशन क्या करना है, लाइव करना है सर। एक बच्चे और किसी का कमेंट आया हुआ है, स्क्रॉल, हाँ, ये कमेंट बोल रहा है कि सर यूपीपीसीएल की सैलरी एलपी से ज्यादा होती है क्या? देखिए, पैसों की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, पहला मेन हमारा टारगेट ये है कि आपके हाथ में जॉब होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए। उसके लिए आपको पूरा सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं, बच्चों के अब जो है कमेंट्स आते वो जा कुछ रहे हैं। क्वेश्चन आप देखिए कि अभी आपको हमने कुछ किताबों के ऐसे भी लगा रखे हैं जहां सोल्यूशन होते हैं कि भाई आपने किताब, जैसे नॉर्मल कोई बच्चा कहता है ना कि सर मैं किताब से करूंगा, मैंने पढ़ लिया वहां से, अब मैं आ जाता हूं कि सोल्यूशन कर लेता हूं किताब लेके। आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन एक बार आप विश्वास करो, क्योंकि ये 400-500 ऐसा थोड़ी कि आपको इसको देने के लिए एक महीना आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं अब जी, मैं कमाऊंगा फिर इसको मैं दूंगा, ऐसा तो है नहीं। ये तो ऐसी प्राइस है कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो ना, ये कम इसलिए रखी गई है ताकि आप आके यहाँ पर उस चीज का आनंद ले पाओ कि वाकई में देखिए, चीजें अलग हैं। एमडी क्लास प्लेटफॉर्म का टारगेट ये रहता है कि देश का कोई भी बच्चा हो, अगर वो फाइनेंशियली वीकर है, क्योंकि उस दिन भी बहुत डिस्कस किया गया कि काफी बच्चे जो फाइनेंशियली वीकर हैं उनको भी सपोर्ट किया जा सके, तो ऐसी नॉमिनल फीस रखी गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल जैसा मैं देख रहा हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फीस हाई होती है, बहुत सारे रीजंस है, टैक्सेस वगैरह, उनकी भी अपना फीस हाई रखना एक सही बात है, गलत है, वो उनका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। बट यहाँ पे बच्चों को या भविष्य को ध्यान में रख करके, ताकि बच्चा कोर्स खरीद सके, इतनी नॉमिनल फीस रखी गई है। ये इसके लिए मैं एमडी क्लास का बहुत ही शुक्रिया बस हम गुजार लोगों ने करता यही हूँ। प्लान सोचा कि थैंक अगर यू वो सो, हमने अपने पढ़ाई लिखाई के बल पे इंजीनियर का जो एक कह सकते हैं टैग कि लिया टैग है। अगर हमने ले लिया है, जी जी, तो हमें उसकी वजह फिर बाद में ये ना हो कि कोई हमसे 20,000 रुपया ले रहा है और कह रहा है कि भाई तुम्हें हम जेई बना देंगे। वो हम आपको मात्र 1,000, 2,000, 500, दस जी, हजार 5,000 जो भी हो सकता है कम से कम, उसमें हम चीजें कर सकते हैं। और ऑनलाइन इसीलिए ज्यादा बेहतर, हम कह भी सकते हैं कि हमें कम समय में ज्यादा अच्छी चीजें कम प्राइस में मिल जाती है और अफोर्डेबल होती है, हम घर बैठे शिक्षा देखिए जैसे हासिल कर सकते समय हैं। का पहिया घूमता है, आपको जानते हैं, एक टाइम होता था जब खाना हमें बनाना पड़ता था, फिर ऑनलाइन आया, खाना घर आ गया। घर आ वैसे ही गया। समय है अब ऑनलाइन का, वो हाँ। समय जा चुका है कि अब हम ऑफलाइन जाएंगे। देश अपने घर का बेटा कहीं दूसरे कैपिटल जाएगा और वहां पे कमरा लेकर 10 बाई 10 में तैयारी करेगा, 40-45 डिग्री की टेम्परेचर में, और आराम जितना आप से। वहां पे मंथली खर्चा करेंगे ना, बिल्कुल। उतने में पूरा कोर्स अब पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, एक किताब खरीद के वो सॉल्व भी कर चलिए डालेंगे। देखिए, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी जैसे मैंने जो दो क्वेश्चन किए, वो एक तो मेहनती बच्चे जो होंगे वो पूरी मेहनत से करेंगे, आंसर निकालेंगे, उसके बाद जब आंसर उनका आ जाएगा फिर वो बोलेंगे यस मैंने निकाल दिया, निकाल के। ये जो यस किया है। लेकिन हम हैं ऑनलाइन वो ये एग्जाम वाले में, बच्चे हैं। वो ये कावा है, हाँ। वो जो यस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मैं मेहनत से कंकड़ डालूंगा, ये पानी आएगा तभी पीऊंगा। इस कावे ने क्या किया, कहीं से ये गया, दिमाग लगाया, एक्स्ट्रा स्ट्रॉ वगैरह लेकर आया और पी लिया। कुछ वही हमें एग्जाम्स में करना है कि हमें स्ट्रॉ डाल के बीच से आंसर को निकाल लेना है। निकालना है। वो स्ट्रॉ हम देंगे, हम्म। पानी आपको पीना है। ये जो पानी है ये है आपका क्या, ये है आपका एएलपी, ये स्ट्रॉ है एमडी क्लास, और ये कावा तो नहीं बोलूंगा स्टूडेंट्स को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मानना पड़ेगा, पर्सन ये मान लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई है, पर्सन ये बोलना तो गलत है, ठीक है, ये कोई पर्सन है जिसको कोई चीज चाहिए, वो चीज चाहने के लिए ये यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। और कोई भी भगवान की बनाई हुई चीज सर खराब नहीं होती है, तो
इस तरह से आपको वर्क करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की बात करने वाला हूँ, ये स्टूडेंट सिर्फ क्लास के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए है। ये आपकी लाइफ के लिए मैं इसके बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे कि आजकल देखते हैं बिजनेस मोटिवेशन के बहुत काम चलते हैं, तो सर यही है। मैं अभी आपको एग्जांपल भी दे दूंगा। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके पापा का बिजनेस नहीं चल रहा, और 2-3 एग्जांपल दे दूंगा, अभी आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं हार्डवर्क की। हार्डवर्क वो होता है जैसे ये कावा कर रहा है, पत्थर ला ला के डाल रहा है, तो हार्डवर्क कर रहा है मतलब बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट मीन्स लगातार हमें जज्बा चाहिए, लगे रहने। जब वो लगा रहेगा तो उसको मिलेगा। ये तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अगर हम कोई भी काम लगातार करेंगे, बच्चों के कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, सर चित्र बड़ा अच्छा लग रहा है, ये स्टोरी सुना दीजिए। अरे इसमें स्टोरी नहीं सुननी, इसकी स्टोरी हम आगे देखेंगे। तो अगर हम कमिटमेंट है, लगे रहते हैं काम को, तो वो काम आपका सफल होगा, लेकिन काफी समय बाद। ये कमिटमेंट के कारण समय बहुत ज्यादा लगता है, और ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट है कि किसी काम को अगर हमें पाना है तो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन बहुत समय बाद। ठीक है, इसके लिए जो पर्सन चाहिए वो लेबोरियस चाहिए। लेबोरियस का मतलब है भाई हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनती हो। लेकिन मेहनती होना आज के टाइम पे सही नहीं है। अगर यहां पे बात करें स्मार्ट वर्क कौन करते हैं, जिनके पास डीप नॉलेज होती है, जिनको नॉलेज है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, एक एक चीज की नॉलेज है, आपको वो चीज हम प्रोवाइड कराएंगे। एक एक टॉपिक के बारे में जितना ज्यादा एनालिसिस होगी, उतना ज्यादा आपको नॉलेज होगा और आप आंसर को जल्दी से कर लेंगे। ये लेस टाइम लेता है, जैसे कि आपने भी देखा क्वेश्चंस को करते समय स्मार्ट वर्क लेस टाइम लेता है। मॉडर्न डेज का ये फॉर्मेट है बाबू। आप जाएंगे अगर किसी मैं बात करूं पीएसयू की, या मैं बात करूं प्राइवेट किसी भी गूगल, फेसबुक, व्हाटएवर, विप्रो, कहीं पर भी एमएनसी कंपनी में जाएंगे तो आपको मॉडर्न डे फॉर्मेट करना पड़ेगा। इसके लिए एक्सपर्ट और स्किल्ड पर्सन चाहिए। इसका कहने का मतलब बस इतना है कि आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा उस सब्जेक्ट में। अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आप कैसा भी क्वेश्चन होगा चुटकियों में करेंगे। और अगर आप मेहनत से पढ़ोगे कि मैं पूरी ये थ्योरी की बुक पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, सारी किताबें पढ़ लूं, तब मैं एग्जाम में क्वेश्चन करने जाऊंगा, तो बिल्कुल आप मेहनत करके तब जाके हो सकता है सफल हो, लेकिन मोर टाइम लगेगा, क्योंकि ये टाइटल है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सफल नहीं होंगे, सफल होंगे, लेकिन मोर टाइम लगेगा ही लगेगा। ये हार्ड वर्क का सिंपल सा एग्जांपल है। अब देखिए स्मार्ट वर्क क्या होता है। स्मार्ट वर्क होता है स्मार्ट काम करना। मान लीजिए मुझे अगर फॉर एग्जांपल एक खिलौने की दुकान खोलनी है, तो स्मार्ट वर्क क्या कहता है? स्मार्ट वर्क कहता है स्कूल के बाहर खोलिए, या फिर कोई चाइल्ड बच्चों का जहां पे डॉक्टर बैठता है उसके बाहर खोलिए। क्योंकि जैसे ही बच्चा निकलेगा डॉक्टर क्या हो, अगर बच्चा जाता है तो वो 100% बीमार होगा। तो बीमार बच्चा अगर जिद कर लेगा मुझे गिफ्ट चाहिए, तो दिलाना पड़ेगा। ये है स्मार्ट वर्क। दूसरे लोग क्या करेंगे? नहीं, मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं खिलौने गली गली बेचूंगा, मैं कस्टमर्स को ढूंढने जाऊंगा। नहीं, वहां पे कस्टमर आपके पास खुद आएगा। ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपकी लाइफ में हर जगह आएगा। सही बात है। ठीक है, तो ये बड़ी शानदार सी बात है, और आपको इसको वाकई में गहन अध्ययन करने की जरूरत है कि अब हमें हार्ड वर्क वाला समय चला गया, अब आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। स्मार्ट तरीके से आप कैसे कैसे चीजें कर बहुत सकते सारे हैं। वर्क हैं, बहुत सारे, ये आपकी लाइफ में भी है। लाइफ में देखिए अगर हम कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं उसको अप्लाई करना होता है। अभी हमने जैसे क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन से हमें ये सीख मिलती है कि आंसर दोनों जगह से आएगा, सफलता दोनों जगह से मिल रही। एक सफलता आपको बहुत कठिनाइयों से गुजरने के बाद मिल रही, और एक सफलता आपको आसानी से मिल रही है। स्मार्ट ठीक है, अप्रोच तो से। ये है स्मार्ट वर्क। वो आपको बिजनेस भी दिलाएगा, वो आपको सफलता भी दिलाएगा। अब आपके मान लीजिए फादर का टेंट का बिजनेस है, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपका बस विजिटिंग कार्ड आपको कस्टमर्स को नहीं देना है कि सर आपके यहाँ शादी है तो मुझे बताइएगा। आपको वो कार्ड अपने आसपास के पंडितों को देना है। अगर आप पंडितों को हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे भाई कोई कस्टमर हो बताओ, क्योंकि टेंट का पहला कस्टमर पंडित जी के पास जाता है, डेट वो डिसाइड करेगा, उसके बाद टेंट वाला आएगा। तो ये है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क होता है कि हमने गली गली जाके अपना टेंट का पोस्टर लगाया है, वैसे ही हमें क्वेश्चंस के साथ करना है। क्या बोलते हैं सर इस पे? नहीं, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। नहीं तो तो ये मैंने बड़ी कहा बिजनेस भी हो जाए। ठीक है, चलिए जैसे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया देखिए हुआ है। यही एक्चुअली में खासियत भी है, जब हम एक इंजीनियर का टैग हमारे पास लगता है तो हमारे दिमाग कई सारे फील्ड में खुल सर जाते हैं। देखिए होता ये, इसके बारे में मैं कहूंगा, बचपन से हम लोग तो बीटेक एमटेक वाले हैं। हाँ। तो टीचर हम लोगों को ये बोलते थे इंजीनियर ऐसा बोल्ट होता है, ऐसा पेज होता है जिसको जहां चाहे वहां टाइप कर दो। हाँ, सही बात तो है। भाई अगर इंजीनियर कोई क्वेश्चन आया है उसको भी वैसे ही करेगा, उसको भी वैसे ही करेगा
जैसे हर कोई करता है, तो फिर उसको इंजीनियर कहना या टेक्निकल कहना सही नहीं है। नहीं